बड़ी राहत की खबर आई। त्रिची से शारजाह जो प्लेन जा रहा था उसमें इमरजेंसी घोषित हुई। इमरजेंसी घोषित करने के बाद 2 से ढाई घंटे त्रिची के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक लंबा राउंड ये प्लेन लेता रहा। उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं लैंडिंग की। सेफ लैंडिंग हो गई है और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय था। चिंता की बात ये थी कि हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की वजह से पहिए नहीं खुल पाएंगे, इस तरह की इमरजेंसी की खबर आई थी। अब उसके बाद में ये सेफ लैंडिंग हुई है। लैंडिंग किन हालात में हुई है, लैंडिंग कराने में करवाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए, ये थोड़ा और इसकी जानकारियाँ और निकल कर आएंगी। लेकिन जैसा हम एक्सपर्ट से बात करते रहे, पायलट की सूझबूझ को यहाँ पर सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस ऐसे समय पर पायलट जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में जब लेता है तो उसकी सूझबूझ और उसके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे पहले जब ये चिंता का विषय बना था कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी, कहीं विमान में आग ना लग जाए, तो एहतियातन विमान का जो ईंधन था उसको कम किया गया। उड़ाते रहे उसको, प्लेन को लगातार, ताकि ईंधन कम हो जाए, आग लगने की आशंका कम हो जाए। 140 यात्री इसमें सवार थे। प्लेन सेफली लैंड कर गया है, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इससे पहले यहाँ पर फायर फाइटर्स को मौजूद कर दिया गया था, एम्बुलेंसेस तैयार कर दी गई थी, आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था। ये इतना चिंता का विषय बन गया था, इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर है। और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से प्लेन लैंड हुआ है। त्रिची ही नहीं, पूरे देश में इस खबर को लेकर एक तरीके से लोगों में चिंता बढ़ गई थी। त्योहार का समय है और ये एक अच्छी बात है, बड़ी राहत की बात है। कोई क्षति नहीं हुई है, सभी लोगों को सुरक्षित प्लेन से निकाल लिया गया है। मेरे सहयोगी केएम शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, आपका स्वागत है। केएम, सबसे पहले ये सेफ लैंडिंग किस तरीके से हुई है, इसके बारे में क्या क्या अपडेट मिल पाए वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जो सबसे पहली बात यह है कि सेफ लैंडिंग के बाद जो उनका प्रोटोकॉल कहता है उसके हिसाब से 7 मरीजों को, जिनको थोड़ी सी एंजाइटी हो गई थी 2 घंटे एयर में रहने के बाद, उनको भेज दिया गया अस्पताल में। सभी हमारे जो उसमें यात्री थे 144 के करीब क्रू मेंबर्स वगैरह को लेके थे, सब सुरक्षित है। और विजयदशमी के लिए इससे अच्छा शुभकामना पूरे देश के लिए और क्या हो सकता है। जो हमारी बात हुई थी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने बताया था कि सबको सेफ लैंड कराया जाएगा। और एटीसी डायरेक्टर एटीसी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारत में अब तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि जरूरत पड़ने पे हम एयर में रोक के लोगों को वहाँ से लिफ्ट करा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें करीब 4 घंटे का समय चाहिए होगा। तो 4 घंटे में 2.5 घंटे का समय बीत गया था। करीब आधे घंटे के बाद एयर से एयर में हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें सैल्यूट है भारत की उस तकनीक को जो उनको एयर से और एयर में सेफ पैसेज देने की तैयारी कर रहा था। जो दूसरी बात यह है कि हाइड्रोलिक सिस्टम खराबी होने की वजह से उसमें परेशानी आई। और जो एक सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि मैं इसका बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, कि करीब उसमें 6000 लीटर फ्यूल था। तो आप समझ सकते हैं कि 6000 लीटर फ्यूल के साथ अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो आग लगने में मुश्किल से 3 मिनट का समय लगता और सब कुछ सुहा हो गया होता। तो उसको कम कर लिया गया था, करीब आप उतना ही बचा था जिसमें आप लैंडिंग करा सकते थे। तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे सारे यात्री सुरक्षित हैं। हमारे टेक्निकल टीम, हमारे सपोर्ट टीम और जो आर्मी को जिस तरीके से उसमें तैनात करने की बात जा रही थी, जिसको हम शॉट कहते हैं, तो उसमें SWOT के तहत जो हमारी तैयारी थी, हमारे सरकार की जो तैयारी थी, वो काबिले तारीफ है और उसके लिए उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। जी देवनाथ जी, ये जो 2-2.5 घंटा फ्लाइट जब घूमती रही, फ्यूल को कम किया जा रहा था, इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। जैसा केएम बता रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस दौरान वो जो लोग थे उनमें तो कई लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई होगी। हम जब सुनते हैं तो डर लगता है। अभी सौरभ भटनागर जो पायलट है, खुद उनसे मैं यही पूछ रहा था कि जो आम सामान्य यात्री होते हैं वो भी इस तरह की घटनाओं को सुनकर डर जाते हैं। तो कितना सेफ रहते हैं, कितना कंट्रोल होता है जब एयर में आपको कोई परेशानी पता लग गई है और उसके बाद में उसको मैनेज किया जा सकता है? थोड़ा ये सिचुएशन आप बताएं। आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं तो आप थोड़ा और बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे। जी हाँ प्रवीण जी, जितने भी पायलट होते हैं और को पायलट होते हैं उनको इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो है वो पैसेंजर्स की साइकोलॉजिकल कंफर्ट की बात आ जाती है। तो जो पायलट हैं, को पायलट हैं और जो बाकी एयर क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ऐसी इमरजेंसी हो तो वो उस इमरजेंसी को आस्ते से, धीरे से, सहज भाव से, कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए पैसेंजर्स को समझाएं, ताकि पैसेंजर्स जो हैं वो डर ना जाएं। क्योंकि ऐसी इमरजेंसी होने पर अगर पैसेंजर्स डर जाते हैं और उनको में से कुछ लोग विचलित हो जाते हैं तो फिर और ज्यादा दिक्कत आ जाती है।
हवाई जहाज को संभालना और जो पैसेंजर विचलित हो गया है, घबरा गया है, उसको संभालना। तो इसीलिए अब मैं इस पायलट को, कमांडर को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पायलट्स को अच्छी तरह से समझाया कि जो इमरजेंसी है वह उसके ऊपर अच्छी तरह से काबू पा लेंगे, और दूसरी बात, पैसेंजर्स को चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ पैसेंजर्स हैं, आमतौर पर क्या होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे सब पैसेंजर्स को तुरंत लैंडिंग करने के बाद अस्पताल में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर भेजा जाता है। उसमें कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितने पायलट होते हैं उनकी रोज की ट्रेनिंग होती है, हर हफ्ते ट्रेनिंग होती है, सिमुलेटर में ट्रेनिंग होती है कि वो किसी भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल करेंगे। जैसे समझिए आज हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, कभी न्यूमेटिक फेलियर हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, कभी जो एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल सरफेस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कभी प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो सकता है। तो पायलट के पास, हर पायलट को मुंह जवानी उसका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस चेकलिस्ट में कार्रवाई नंबर 1, कार्रवाई नंबर 2, कार्रवाई नंबर 3, कार्रवाई नंबर 4 इस तरह से सिखाया जाता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में मैं आप बता दूं कि जैसे ही हवाई जहाज में जो हाइड्रोलिक सिस्टम अगर वो फेल होता है तो वहां पर एक पायलट के सामने जो इमरजेंसी पैनल है उसमें लाइट जल जाती है और उसमें लिखकर आ जाता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा। ऐसे में पायलट जो है तुरंत स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, सब सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में नंबर 2 हाइड्रोलिक सिस्टम उस पर शिफ्ट कर सकता है ताकि वो एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्विसेज जो है उनको ऑपरेट कर सके। और सबसे बड़ी बात है, लैंडिंग के लिए जो चक्के नीचे करने हैं, देखिए हर हवाई जहाज में 3 चक्के होते हैं, पायलट उनको अंडर कैरेज बोलते हैं। एक दाहिने विंग के नीचे होता है, एक बाएं विंग के नीचे होता है, और एक सामने फ्यूजलाज के नीचे चोंच की तरफ होता है नीचे। तो इनको ऊपर और नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो पायलट क्या करता है, स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके चक्कों को नीचे कर लेता है, जो कि आज के केस में हुआ। तो फ्यूल बर्न करना पड़ता है। देखिए शारजा के लिए जा रहा था तो जितने फ्यूल टैंक है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी तक फ्यूल भरा होता है, लेकिन जो हवाई जहाज के चक्के हैं बहुत वो अच्छा लगा कि उतने हमारा मजबूत देश नहीं इस होते बात कि के लिए तैयार पूरे था कि फ्यूल अगर के हम साथ इमरजेंसी हवाई लैंडिंग जहाज नहीं को करा लैंड करा पाएंगे सके। तो हम एयर से एयर उनको सेफली पैसेज दे देंगे। जरा अगर कैप्टन साहब उस पर प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए जो स्टैंडर्ड एविएशन प्रोसेस है, एयर टू एयर एविएशन प्रोसेस जो है वो अभी अंडर ट्रायल है, सिविल एविएशन में अभी तक लागू नहीं किया गया है। जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी भी उसका अध्ययन कर रहा है। डीजीसीए ने अभी तक भारत के किसी एयरलाइन को इसके लिए मान्यता भी नहीं दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उस पर अभी तक विचार कर रही है। ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर है। आर्मी को अभी लगाने तक की बात दुनिया हो में रही थी कहीं पे कि हम भी लागू आर्मी को नहीं हुआ। लगाएंगे, हम आर्मी को लगाएंगे, इस तरह की बात हो रही थी कि हम किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम एयर टू एयर पैसेंजर को निकाल लेंगे। सिविल एविएशन इतना कॉन्फिडेंट था और भारत एक्सप्रेस ने अपने दर्शकों को बताया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो पूरी तरीके से इस बात में कोऑर्डिनेशन में था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम एयर टू एयर उनको हम निकाल लेंगे और किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बहुत गौरव की बात है पूरे देश के। अच्छा केएम, क्या इसमें जो तकनीकी खराबी आई इस पर कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि पहिए क्यों नहीं खुल रहे, हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों खराब है, जांच पड़ताल होती है और एयर इंडिया का प्लेन था, तो इस पर कोई जानकारी मिली है कि ये तकनीकी खराबी कैसे रही? क्योंकि पूरी जांच पड़ताल के बाद कोई भी प्लेन, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो पूरी जांच पड़ताल के बाद आगे बढ़ेगी। देखिए वो टेक्निकल स्नैग की बात आ रही है और टेक्निकल स्नैग के बारे में ये ऑपरेशनल हैजार्ड है, ये कभी भी हो सकता है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये टेक्निकल स्नैग था और टेक्निकल स्नैग के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि ऐसे अगर टेक्निकल स्नैग आ जाए तो वैसे में जो एसओपी क्या है और कैसे पैसेंजर को बचाया जाए, फिलहाल उनकी ये कोशिश थी। अब बाद में इसमें छानबीन होगी कि किसकी प्रॉब्लम थी, कहाँ से प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये टेक्निकल स्नैग टेक ऑफ करने के बाद हुई है प्रॉब्लम, बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, आप थोड़ा इस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या ये जो प्लेन्स जब उड़ते हैं और हवा में पता लगता है कि कोई इस तरह की खराबी है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि प्लेन्स को जो है उनकी रेगुलर सर्विसिंग या उनके बारे में पूरी ताकीद करने के बाद ही उड़ान भरने के लिए उनको तैयार किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का फेलियर, ये तो एक अपने आप में चिंताग्रस्त बात हो जाती है। प्रवीण जी, हर हवाई जहाज में सैकड़ों सिस्टम होते हैं अलग अलग तरह के।
तो एविएशन में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। यानी हर सिस्टम जो है वो कभी ना कभी तो फेल होगा, चाहे 1 लाख घंटे की फ्लाइंग के बाद हो, चाहे 10 लाख घंटे के बाद फेलियर हो, कई बार हो सकता है वो फेलियर 25,000 घंटे के बाद भी हो। तो क्या किया जाता है, फेलियर को दूर रखने के लिए हर फ्लाइट के पहले जो एविएशन इंजीनियर्स हैं वो जहाज की थॉरो टेक्निकल चेकिंग करते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो, न्यूमेटिक सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, उसके जनरेटर्स हो, सबकी चेकिंग होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में चेक किया जाता है कि हाइड्रोलिक रिजर्वायर जो है वो टॉप अप किया गया है, उसका कैप जो है पूरा टाइट है, उसमें जो मैक्रो फिल्टर है, माइक्रो फिल्टर है, वो पूरी तरह से साफ है, उसमें जो नॉन रिटर्न वॉल्व है, NRV होते हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो जैसे अंडर कैरेज चक्के ऊपर और नीचे होते हैं, तो उसके जो वॉल्व हैं एक्सटेंशन, जिससे कि एक्सटेंशन होने पर चक्का नीचे आता है और रिट्रैक्ट होने पर चक्का ऊपर जाता है, वो ठीक से काम कर रहे हैं। ये सारे टेक्नीशियन चेक करते हैं, उसके बाद ही हवाई जहाज को उड़ने दिया जाता है। लेकिन प्रवीण जी, ऐसा होने पर सब हवाई जहाजों में एक स्टैंड बाय सिस्टम की प्रावधान है। चाहे जनरेटर सिस्टम फेल हो जाए तो स्टैंड बाय जनरेटर सिस्टम फेल होता है, अगर प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो जाए तो स्टैंड बाय प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है। तो जैसे आज हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, बोइंग क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरबस क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट में तो तीन तीन स्टैंड बाय सिस्टम होते हैं। लास्ट में कुछ भी नहीं है तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो एयर प्रेशर है उसकी मदद से भी चक्के को यानी अंडर कैरेज को नीचे करके लैंड किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट लैंड कर लेता है। हाँ, प्रिकॉशन कर लेते हैं कि फ्यूल को जला दिया जाए या फ्यूल को डंप कर दिया जाए, यानी गिरा दिया जाए, ताकि जहाज हल्का हो जाए, लैंडिंग के वक्त जहाज को क्षति ना पहुंचे। और अगर कोई मिसअप हो तो कम फ्यूल है तो आग जो है वो छोटी सी होगी। देखिए, आपने डिजास्टर रिलीफ की बात की है, मैं एक शब्द में बता देता हूं कि हर एयरपोर्ट में एक डिजास्टर रिलीफ टीम होती है, जो कि तुरंत ऐसा होने पर जो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ, उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है सारे फायर फाइटर्स को बुला लेता है और नियर बाई जो भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की यूनिट होती है उनको सूचित किया जाता है, जो कि अपनी तरफ से भी ट्रेन्ड क्रू को रिकवरी एंड साल्वेज आपसे सर समझूंगा, थोड़ा डिटेल में समझूंगा। इससे पहले केम, इन यात्रियों के बारे में अभी और ताज़ा अपडेट क्या है? सभी सुरक्षित हैं? आपने बताया कुछ यात्री एंग्जाइटी की वजह से उनको अस्पताल में तुरंत भेजा गया, अलग अलग उम्र के लोग भी इसमें होते हैं, तो यात्री, उनके परिजन और यहाँ त्रिची एयरपोर्ट पर क्या माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, परिजन का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो SOP के तहत कुछ लोग जो एंजाइटी के पेशेंट थे, करीब 7 लोग ऐसे बताया जा रहे हैं जिनको रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है, ताकि उनको कोई ऐसी परेशानी न हो जिसका जवाब बाद में एविएशन मिनिस्ट्री को देना पड़े। और सबसे बड़ी बात जो सब जगह खुशी की बात यह है कि 140 लोगों की जान जो है पायलट ने अपने सूझबूझ से बचा ली। अगर वो चाहता तो सूचना दिए बगैर भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन हमारी फायर फाइटिंग सिस्टम, हमारी एम्बुलेंस सिस्टम, हमारी जो GAD के स्टाफ होते हैं और एविएशन मिनिस्ट्री, उसके बाद उनके जो AT&C के लोग हैं, सब ने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको सेफली उतार लिया। तो मुझे लगता है कि सही मायने में भारत के लिए विजयदशमी आज ही है, क्योंकि आज हमने एक तरीके से अपने 140 लोगों को बचा लिया। 140 लोगों की बात आप सोचिए कि उनके कितने परिवार, 140 परिवार, और क्या क्या अभी हम कह रहे होते, शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सब बच गए। और भारत एक्सप्रेस को सबसे पहले ये जानकारी मिली थी कि हम सेफ लैंडिंग कराएंगे। मैंने पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम सेफ लैंडिंग कराएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो हम हवा से लोगों को हवा में निकाल लेंगे, किसी के जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये भारत वास्तव में अब विकसित होने की कगार पे है और लोगों को पूरी उम्मीद करनी चाहिए हमारे भारत की तकनीक पे, उन पायलट्स पे और उनके सहयोगियों पे, जिन्होंने 140 लोगों को 2 घंटे तक हवा में उड़ाए हुए रखा और उनको ये समझाया रखा कि आप सेफली उतर जाएंगे। जी, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, 3 घटनाएं इससे पहले अभी इमरजेंसी लैंडिंग की इस साल में हुई हैं। 19 मई को एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन के इंजन में आग लगी थी, विमान को बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लाया गया। आपको 17 मई की एक घटना याद होगी, एयर इंडिया का ही प्लेन था, दिल्ली एयरपोर्ट लौटा था, एयर कंडीशनर यूनिट में आग की बात थी। और इसी तरह एक अयोध्या वाला मुझे याद है, 13 अप्रैल की ये घटना थी थोड़ा पहले की, और वो चंडीगढ़ में उसको और 2 मिनट का फ्यूल उसमें बचा था।
ये कुछ घटनाएं होती हैं, हालांकि हम देखते हैं कि रोज कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, कितनी जगहों पर जाती हैं, रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, और कुछ एक घटनाएं सामने आती हैं। जबकि मैं ये भी देखता हूं कि रोड ट्रैवल जो है वो और कई बार बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रोड ट्रैवल में घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर अभी दर्शक जो सुनते हैं उनके मन में कुछ बैठता है, तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे, कितना सेफ होता है एयर से सफर? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्हें कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। एविएशन सेफ्टी जो है एक सिक्स सिग्मा सेक्टर है, जिसमें ये तय किया जाता है कि लाख या 10 लाख टेक ऑफ और लैंडिंग में एक छोटा सा इंसिडेंस हो सकता है, यानी एब्सोल्युटली सेफ है। अभी आपने बात की कि हवाई जहाज के इंजन में आग लग गई, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट था, जिसमें कि जो कनेक्टर पाइप था वो सालों से इस्तेमाल हो रहा था, तो उसमें फटीग फेलियर था, तो थोड़ा सा फ्यूल लीक हो गया इंजन की हॉट बॉडी पर। लेकिन देखिए, पायलट को ट्रेन किया जाता है, उसको जैसे ही वार्निंग मिलती है तो वो तुरंत हर हवाई जहाज में इंजन के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, तो वो उन फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑपरेट करता है और आग बुझ जाती है और हवाई जहाज ने आके सेफ लैंडिंग कर ली। आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बताया, देखिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बाद में जब डीजीसीए ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है एआईबी, तो जब एआईबी ने वहां देखा तो उन्होंने ये सुनिए, उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स में बताया गया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आग नहीं थी, हो ये रहा था कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो मॉइस्चर यानी हवा में जो नमी होती है, उस सिस्टम को जो छानने वाला फिल्टर था वो काम नहीं कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि कॉकपिट के अंदर बाहरी हवा में, तो आप जानते हैं मानसून का सीजन है, बहुत ज्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी लेवल 80% 90% हो जाती है, वो कॉकपिट के अंदर आके कंडेंस हो रहा था। तो लेकिन यात्रियों को ऐसे लगा कि सफेद सफेद धुआं आ रहा है, तो आग लग गई है। असल में वो आग नहीं थी, वो कॉकपिट के अंदर जो हवा आ रही है उसकी जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो आकर कॉकपिट के अंदर कंडेंस हो रही थी। तो एविएशन बहुत ही सेफ सेक्टर है, दर्शकों को यात्रियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर पायलट को, हर क्रू को ट्रेन किया जाता है कि उसको किस तरह से सक्सेसफुली निपटा जा सके। जी, हम देखते हैं कमर्शियल सेक्टर भी है, प्लेन्स की क्वालिटी को लेकर के, इस प्लेन में जाएं कि उस प्लेन में जाएं, ये एयरलाइन सेफ है कि वो एयरलाइन सेफ है, ये भी एक मैं देखता हूं बड़ी कॉमन चीज है जिस पर लोग बड़ा विचार करते हैं कि नहीं इसके साथ जाना चाहिए। तो ये प्लेन्स की क्वालिटी का कंट्रोल क्या एयरलाइंस खुद ही करती है या इनके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, और कितना रेगुलर इनका चेकअप होता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारी जानें हैं जो इस कमर्शियल सेक्टर में हवा में रहती हैं। देखिए, विश्व में, भारत में जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, ज्यादातर या तो बोइंग के बने हैं या एयरबस के बने हैं, और दोनों ही कंपनियां अपनी प्रेस्टीज को, यानी अपनी जो इज्जत है उस पे बहुत ज्यादा दावा करती हैं। इसीलिए उनके यहां से लगातार ट्रेनर्स, इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर्स भारत में आते हैं। हमारे जो पायलट हैं, टेक्निकल क्रू हैं, और जो एयरपोर्ट में जो सपोर्ट क्रू है, उनको ट्रेन करते हैं। तो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं एविएशन इंडस्ट्री में मेंटेनेंस के लिए, उसका प्रेशर ये नहीं कि मैं या आप या यात्री गण निर्भर करता है, सीधा बोइंग कंपनी या एयरबस कंपनी, क्योंकि अगर दो बोइंग कहीं पे क्रैश हो जाते हैं, मान लीजिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो बोइंग कंपनी के तो जितने 400 का ऑर्डर है सारे कैंसिल हो जाएगा, कंपनी दिवालिया हो जाएगी, अगले 10 20 30 40 तक खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए इनका बड़ा एलाबोरेट टेक्निकल मैनुअल होता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि आपने बोला कि क्या किया जाता है। बोइंग कंपनी और एयरबस दोनों ही इस तरह से एक बुकलेट देती हैं, काफी 300 पेज की किताब होती है इंजीनियर्स के पास। बोइंग कंपनी बोलती है या एयरबस भी बोलती है कि हर 10,000 घंटे की फ्लाइंग के बाद फलाना फलाना जो बॉल बेरिंग है, फलाना फलाना केबल कनेक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रीजिंग को चेक किया जाएगा। क्योंकि
कंपनी चाहती है कि और कंपनी को मालूम है कि 10,000 घंटे में अगर ऐसे करेंगे तो उस आप बड़ा तार बड़ा से आपने इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं। वो कार्यक्रम के अंत में गौरव तनेजा भी मेरे साथ जुड़े हैं, खुद पायलट रह चुके हैं। तो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने तो आपको बताए, उनके निजी अनुभवों से भी कई चीजें बताई। गौरव, मुझे बताएं, क्योंकि अब बिल्कुल चर्चा के अंतिम उसमें, कितना चुनौतीपूर्ण होता है इस तरह के हालात में एक पायलट की मेंटल स्टेट क्या होती है और किस तरह की जिम्मेदारी का एहसास होता है और कैसे वो इस चुनौती से निपटता है? देखिए, मैं अभी सुन रहा था क्या डिस्कशन चला था। मैं एयरबस उड़ा चुका हूँ 10 साल तक। एक्चुअली अगर ये सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर, देखिए एयरक्राफ्ट में 3 हाइड्रोलिक होते हैं तो सब बैकअप होता है, तो इतनी घबराने की बात नहीं होती। अगर ये सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर है तो इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, बट एज पर दी प्रोटोकॉल आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है कि वो सिंगल, अगर डबल हो गया तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर एक सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर है तो कैप्टन डिक्लेयर करता है, पैन डिक्लेयर करता है। तो एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, उनको चाहे छोटी इमरजेंसी हो चाहे बड़ी हो, उनको अपने प्रोसीजर्स करने ही करने हैं। वो सारी फायर सिस्टम्स, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वो उनका प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। तो हमको लग रहा है कि इतनी एम्बुलेंस आ रही है, बहुत बड़ी बात है। सिंगल हाइड्रोलिक इज नॉट अ बिग डील फॉर एनी ट्रेन्ड पायलट टू हैंडल। जहाज घुमा के वापस लैंड हो जाता है। तो 2 हाइड्रोलिक आपके पास अभी भी बचते हैं। बाकी सारे एयरक्राफ्ट के सिस्टम वो स्विच हो जाते हैं उस डुअल हाइड्रोलिक पे। तो अगर 2 हाइड्रोलिक फेल हो गए फिर आपका एक ही बचता है। तो उसके बाद थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आती है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अभी पता नहीं है कि सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर है कि डुअल हाइड्रोलिक फेलियर है। तो सिंगल है, नॉट अ बिग डील। डुअल में थोड़े चैलेंजेस होते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो बट कोई भी, चाहे सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर हो चाहे डुअल हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यू टू योर डेस्टिनेशन। तो लैंड एसएप का एक मैसेज आता है एयरक्राफ्ट के अंदर, वो एम्बर में आता है। तो आपको एज पर दी रूल्स वापस लैंड करना ही करना है, जो कि सही कॉल लिया पायलट ने। वो वापस आके लैंड कर गए सेफली एंड सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। तो आई थिंक इट इज पता चलेगा सिंगल हाइड्रोलिक है कि डुअल है। लेकिन सही बताऊं, हमने सिंगल हाइड्रोलिक सिमुलेटर में बहुत बार किया है। इट इज नॉट अ बिग डील टू हैंडल सिंगल हाइड्रोलिक। द एयरक्राफ्ट आर सो एफिशिएंट कि वो सिंगल हाइड्रोलिक में बिल्कुल स्मूथली फ्लाई करते हैं। गौरव, बड़ा अच्छा लगा, चलते चलते ही सही, लेकिन आपने एक पायलट की भूमिका में बताया कि किस तरीके से ये सिचुएशंस होती हैं और उसमें क्या पायलट करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपका धन्यवाद। केम, आपका धन्यवाद, आपने लगातार इस खबर पर पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाया।